एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद मेरी आत्मा एक मिशन की दुनिया में पहुंच गई। वहां सिस्टम ने मेरे साथ चार पत्नियों को बांध दिया। शर्त बस इतनी थी कि अगर मैं इनमें से किसी एक का भी दिल जीत लूं तो अपनी असली दुनिया में मुझे दोबारा जिंदा होने का मौका मिल जाएगा। पर अफसोस, मैं चारों में से किसी का भी दिल नहीं जीत पाया। वे चारों इस दुनिया के असली हीरो से प्यार करती थीं। मैंने उनके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, दिन रात एक कर दिया, लेकिन जैसे ही वह सामने आता उन सबकी आंखों में सिर्फ वही बस जाता था। धीरे धीरे वे मुझसे इतनी छिड़ने लगीं कि मेरे मरने की दुआ तक करने लगीं। देखते ही देखते 25 साल बीत गए और मेरे मिशन का वक्त खत्म हो गया। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी, होस्ट, 25 साल का समय पूरा हो चुका है। अब आप आगे ये मिशन जारी नहीं रख सकते। 25 साल का लंबा सफ़र यूं ही गुजर गया और मैं चारों में से किसी को भी अपना नहीं बना पाया। शायद यही मेरी किस्मत थी। खुदा मुझे दोबारा जिंदगी देना ही नहीं चाहता था। मैंने मुड़कर देखा, सामने से गाड़ियां तेज रफ्तार में गुजर रही थीं। दिमाग में इतने सालों की वही बातें गूंजने लगीं, उन चारों के ताने, उनकी नफरत और बेरुखी। मैंने नीले आसमान की तरफ देखा। दिल में दर्द और बेचैनी भर आई। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं इस दुनिया का एक साइड कैरेक्टर हूं, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता? मैं फीकी मुस्कान के साथ खुद से ही बोला, जब अंजाम पहले से तय है तो इस बेमतलब की लड़ाई का क्या फायदा? जीने की कोई चाह नहीं बची थी। इसलिए मैं सीधे सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की तरफ बढ़ गया। तभी कानों में टायरों के घिसटने की तीखी आवाज गूंजी और एक जबरदस्त ब्रेक लगा। सामने से जियांग यून का गुस्से से तमतमाता चेहरा नजर आया। जियांग यून वही थी जिसे सिस्टम ने मेरे पहले टारगेट के रूप में चुना था। सिस्टम ने कहा था कि अगर इसका मेरे प्रति लगाव और प्यार पूरा हो जाए तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। मैंने सबसे पहले इसी का दिल जीतने की कोशिश की थी। पर किस्मत का खेल देखिए, यह भी उस असली हीरो के आकर्षण में बह गई। यहां तक कि उस हीरो की एक झूठी बात पर उसने मुझसे बेइंतहा नफरत करना शुरू कर दिया। उसने गाड़ी नदी किनारे रोकी और कड़वाहट से बोली, अगर मरना ही है तो किसी ऐसी जगह जाकर कूदो जहां कोई ना हो। बेकसूर लोगों को अपने चक्कर में मत फंसाओ। ये जगह मैंने तुम्हारे लिए ही चुनी है। जल्दी कूदो। उसकी बातों में साफ नफरत और बेरुखी झलक रही थी। मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था। पैरों में खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। मैंने लड़खड़ाते हुए खुद को संभाला और दबी हुई आवाज में पूछा, दीदी, आप यहां कैसे? क्या आप वांग लिन की शादी में नहीं जा रही? क्या आप सच में मुझे ही ढूंढने आई हैं? मेरे दिल के किसी कोने में अब भी एक हल्की सी उम्मीद बाकी थी। सोच रहा था कि शायद उनके दिल में मेरे लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी बची हो। शायद उन्हें मेरा दूर जाना गवारा ना हो। लेकिन उनके अगले ही अल्फाजों ने मेरे इस वहम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह तंज कसते हुए बोली, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। तुम्हारी इतनी औकात कहाँ? मैं तो वांग लिन के लिए शादी की शराब लेने जा रही थी। रास्ते में तुम जैसा मनहूस सामने आ गया। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं, इस तरह के ड्रामे करके मेरी हमदर्दी बटोरने की कोशिश मत करना। मैंने उनके उस बेरहम चेहरे को देखा और दिल ही दिल में कड़वी मुस्कान रह गई। मैं भी कितना बेवकूफ़ था जो सोच बैठा कि वह मेरी फिक्र में यहां आई है। मुझे तो बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि मेरी ये दीदी वांग लिन के प्यार में किस हद तक पागल है और आंख बंद करके सिर्फ उसी के पीछे चलती हैं। लेकिन वांग लिन का दिल तो कहीं और ही लगा था। यही वजह थी कि मेरी दीदी अपनी आंखों के सामने उसे किसी और से शादी करते देखने को तैयार थी। यहां तक कि उसकी शादी की तैयारियां पूरी करने के लिए दिन रात भाग दौड़ कर रही थी। उनका यह एकतरफा प्यार देखकर सिर्फ तरस ही आ सकता था। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसलिए मैं खामोशी से मुड़ा और एक एक कदम नदी की तरफ बढ़ाने लगा। पीछे से उनकी चिड़चिड़ी आवाज आई, चलो भी, तेज चलो। इतना नाटक क्यों कर रहे हो? अगर जान देनी ही है तो जल्दी करो। मुझे उसके कपड़े लेने जाने में देर मत कराओ। मैंने अपने कदम तेज कर दिए। बर्फीला पानी धीरे धीरे मेरे बदन को छूता हुआ ऊपर चढ़ने लगा, यहां तक कि उसने मुझे पूरी तरह डुबो दिया। ठंडा पानी मेरे मुंह और नाक में भरने लगा और सांस घुटने लगी। तभी अचानक एक तेज झटके के साथ किसी ने मुझे खींचकर बाहर निकाल लिया। दीदी गुस्से से चीखीं, तुम्हारी सच में इतनी हिम्मत हो गई? जियांग छेंग, तुम्हें यह सब करने का हौसला किसने दिया? याद रखना, यह जिंदगी तुम्हें मम्मी पापा ने दी है। तुम्हें इसे यूं खत्म करने का कोई हक नहीं है।
मम्मी ही इस दुनिया में इकलौती ऐसी इंसान थीं जिन्होंने मुझसे सच्चा प्यार किया था। मैं भी उनसे दूर नहीं होना चाहता था। मैंने पूरे 25 साल सब कुछ सहा, सिर्फ उनके लिए। लेकिन अब मैं पूरी तरह टूट चुका था, पूरी तरह थक गया था। मैं बस यहां से हमेशा के लिए चले जाना चाहता था। नदी से बाहर निकलने के बाद मेरा यह कदम बेकार साबित हुआ, तो मैंने किसी तरह एक बहाना बनाया और उन्हें पहले घर भेज दिया। जाते जाते वो ताना मारते हुए बोलीं, क्या तुम इसलिए यह सब कर रहे हो क्योंकि ली मुवान की शादी हो रही है? तुम्हें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अगर किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे उसके असली प्यार के साथ खुश देखना सीखो। यही सच्चा प्यार होता है। उन्हें क्या पता कि मैं ली मुवान की वजह से निराश नहीं था। मैं तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। उनके जाने के बाद मैं काफी देर तक एक सुनसान पार्क में बैठा रहा। मन इतना भारी हो चुका था कि बयान नहीं कर सकता। बस दिल कर रहा था कि किसी शांत कोने में जाकर सब खत्म कर दूं। मैंने पेड़ की एक मजबूत डाली पर फंदे की रस्सी को अच्छी तरह बांध दिया, नीचे रखे पत्थर पर चढ़ा और अपनी जिंदगी का यह तमाशा हमेशा के लिए समेटने की तैयारी करने लगा। सामने लटकती उस रस्सी को देखते हुए मेरे होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। इस दुनिया में मैंने पूरे 25 साल गुजारे। कहने को यह वक्त कुछ भी नहीं था, बस पलक झपकते ही निकल गया। लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखूं तो यह छोटा भी नहीं था। मैंने बहुत कुछ झेला था। शुरुआत में जियांग युन मुझे अपने छोटे भाई के रूप में फूटी आंख नहीं सुहाती थी। उसे हमेशा यही डर सताता था कि मेरे आने से मम्मी पापा का सारा प्यार और ध्यान मुझसे बढ़ जाएगा। फिर भी मैंने उसका दिल जीतने के लिए हर जतन किया था। शुरुआत में जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता, मुझे सिर्फ उसकी नफरत और बेरुखी ही मिलती। पर मुझे पक्का यकीन था कि अगर मैं सच्चे दिल से उसके साथ रहूंगा तो एक दिन वह मुझे अपना भाई जरूर मान लेगी। बचपन में मैं खुद भूखे पेट रह जाता, अपनी पॉकेट मनी का एक एक पैसा बचाकर उसके लिए उसकी पसंद के खिलौने खरीदता था। बाहर जब भी वह कोई गलती करती, मैं बिना एक पल सोचे सारा इल्जाम अपने सिर ले लेता था। जब भी वह बीमार पड़ती, मैं बारिश और तूफान की परवाह किए बिना उसके लिए दवाइयां लाता और रात रात भर जाग कर उसके सिरहाने बैठा रहता था। उसे एक बहुत महंगे बैग का शौक था, तो मैंने पूरी गर्मियों की छुट्टियां दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़े, सिर्फ इसलिए कि उसे वो बैग तोहफे में दे सकूं। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि उसका दिल मेरे लिए पिघल रहा है। उस रिश्ते का तराजू मेरी तरफ झुकने लगा था। लेकिन ठीक उसी मोड़ पर, जब मुझे लगा कि मैं कामयाब होने ही वाला हूं, वांग लिन की एंट्री हो गई। उसने चुटकियों में मेरी बरसों की मेहनत और उस रिश्ते को मुझसे छीन लिया। खैर, छोड़ो। यही समझ लेता हूं कि ये 25 साल बस एक झूठा सपना थे। मैं उस पत्थर पर खड़ा था, दिल का दर्द अपनी सारी हदें पार कर चुका था। लेकिन फिर भी मैं खुद को रोने से रोक रहा था ताकि मुंह से कोई चीख ना निकल जाए। आसपास से गुजरने वाले लोगों की नज़र मुझ पर न पड़े, इसलिए मैंने जानबूझकर वहां एक खत छोड़ दिया था ताकि किसी को कोई डर या परेशानी ना हो। खत में लिखा था, डरो मत, अब मैं रात के आसमान का सबसे चमकता सितारा बन चुका हूं। मेरी आंखें धीरे धीरे धुंधलाने लगीं। पुरानी यादें किसी फिल्म के रील की तरह दिमाग में घूमने लगीं। मैंने चाहे कितनी भी जान लगा दी हो, पर वांग लिन हर बार बड़ी आसानी से मुझसे सब कुछ छीन लेता था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया का सारा प्यार सिर्फ उसी के लिए बना था और मेरे हिस्से में सिर्फ सबकी नफरत आई थी। जैसे ही मुझे लगा कि मेरी जान निकलने ही वाली है, तभी अचानक दो हाथों ने पूरी ताकत से मुझे नीचे खींच लिया। मैं जमीन पर गिरकर पागलों की तरह ताजा हवा में सांसें भरने लगा। तभी सामने से आवाज आई, जियांग चेंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सामने बैठी लड़की बाई दिली थी, जो कभी मेरी डॉक्टर हुआ करती थी और मुझसे 5 साल बड़ी थी। वह भी सिस्टम की दी हुई मेरी टारगेट में से एक थी। जब मुझे डिप्रेशन हुआ था तो उसी के इलाज से मेरी हालत सुधरने लगी थी। उस वक्त सिस्टम ने मुझे इशारा दिया था कि मैं इसे अपना अगला टारगेट बना सकता हूं। इसके बाद मैंने उसे खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए अपना बहुत सारा वक्त और पूरी जान लगा दी थी। धीरे धीरे मेरे लिए उसका लगाव और पसंद बढ़ती जा रही थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस बार मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन किस्मत देखिए, वांग लिन एक बार फिर बीच में आ गया। उसने मासूम बनकर झूठा रोना रोया, डॉक्टर बाई,
जियांग चेंग ने कुछ गुंडे भेजकर मेरी बेइज्जती करवाई। मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हर रात मुझे डरावने सपने आते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जान दे दूं। बाई दिली ने बिना सोचे समझे सीधे उसकी तरफदारी की। उस दिन उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने मुझे जोर से झिड़कते हुए कहा, यहां से दफा हो जाओ। तुम्हारा डिप्रेशन बस एक झूठा नाटक था ताकि तुम मेरी हमदर्दी हासिल कर सको। मुझे तुमसे घिन आती है। मेरी बरसों की मेहनत एक बार फिर पल भर में राख हो गई। अब मुझे खुद पर ही हंसी आ रही थी। एक ही दिन के अंदर 2 बार मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, और दोनों ही बार मुझे वे मिली जिनका दिल जीतने के लिए मैंने अपनी जिंदगी लगा दी थी। क्या सच में ये दुनिया इतनी छोटी है? मैंने तंज कसते हुए पूछा। इस वक्त तो आपको वांग लिन की शादी में होना चाहिए था। यहां क्या कर रही हैं? वह चिढ़कर बोली। मेरा मूड खराब था, तो क्या मैं खुली हवा में सांस लेने भी बाहर नहीं आ सकती? और तुम यहां क्या कर रहे हो? वह तंज कसते हुए आगे बोली। या फिर जानबूझकर मेरे आसपास ये सब कर रहे हो ताकि मेरी हमदर्दी बटोर सको? क्या मेरे सामने ये डिप्रेशन का झूठा नाटक बंद नहीं कर सकते? अगर मर भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? उसकी ये कड़वी बातें सुनकर भी मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। ऐसी बातें सुनने का मैं बरसों से आदी हो चुका था। वह हमेशा मेरी बीमारी को एक ढोंग समझती रही, जबकि मेरा ये दर्द, ये घुटन पूरी तरह सच थी। वह खुद एक डॉक्टर थी, फिर भी ये क्यों नहीं समझ पाई कि मैं सच में बीमार था? क्या जब कोई आपसे प्यार नहीं करता तो आपका हर कदम, यहां तक कि आपका जिंदा होना ही एक गुनाह बन जाता है? शायद मुझे इतना टूटा हुआ और खामोश उसने पहले कभी नहीं देखा था। बाई दिली को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वह मुझे अपने घर ले आई। वहां पहुंचकर उसने फौरन जियांग युन को फोन किया ताकि वह आकर मुझे ले जाए। कुछ ही देर में जियांग युन हड़बड़ाते हुए पहुंची, और उसके पीछे पीछे ली मुवान और वांग लिन भी चले आए। वांग लिन ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखों में उसकी आंखों में पल भर के लिए एक घबराहट और डर सा दौड़ा। तभी ली मुवान आगे बढ़कर गुस्से से चिल्लाई, आज मेरी और वांग लिन की शादी है। क्या तुम जानबूझकर इसे बर्बाद करने आए हो? पहले जो जख्म तुमने इसे दिए हैं, क्या वे काफी नहीं थे? वहां मौजूद हर किसी को यही पक्का यकीन था कि मैं कोई साजिश रच रहा हूं और वांग लिन को चोट पहुंचाना चाहता हूं। मैंने धीरे से सिर उठाया और कमरे में खड़े हर एक इंसान के चेहरे को देखा। उन सबके चेहरों पर मेरे लिए सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक, बेरुखी और गहरी नफरत भरी थी। मेरे मुंह से एक सूखी हंसी निकली। अगर मैं ये कहूं कि वांग लिन ने मुझे फंसाया था, तो उस दिन उसने ही गुंडे भेजकर मेरी बेइज्जती करवाई थी। ये सुनते ही वांग लिन मासूमियत का मुखौटा पहनकर रोने की नौटंकी करने लगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मुझ पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुमने तो मेरी जिंदगी पहले ही तबाह कर दी है। जियांग युन आग बबूला होकर चीखी। जियांग चेंग, गलती करने के बाद भी मुंह से सिर्फ झूठ निकल रहा है। चुपचाप वांग लिन से माफी मांगो। डॉक्टर बाई दीली ने भी कड़क आवाज में कहा। जियांग चेंग, मैं तुम्हें समझा रही हूं। सीधे सीधे वांग लिन से हाथ जोड़कर माफी मांग लो। रही बात ली मुवान की, तो उसने मेरी तरफ नजर उठाकर देखना भी गवारा नहीं समझा। वो बस वांग लिन को सीने से लगाकर चुप कराने में लगी थी। शायद वांग लिन के पास सच में कोई जादुई ताकत थी, जिसकी चमक के आगे सब अंधे हो चुके थे। वह जो कुछ भी कहता, ये सब उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे। उसकी कही हर बात इनके लिए पत्थर की लकीर थी, और मेरी बात, चाहे मैं सच भी कह रहा होता, और मेरी बात, चाहे वो कितना भी बड़ा सच क्यों ना हो, इनके लिए सिर्फ एक गंदा बहाना थी। वह हमेशा सबके लिए बेकसूर और मासूम था, और मैं हमेशा एक गुनहगार। उनकी ये चुभती हुई बातें और नफरत से भरे चेहरे देखकर लगा कि मेरी 25 साल की जिंदगी महज एक भद्दा मजाक बनकर रह गई थी। अब इस बेमानी जिंदगी को ढोने की कोई वजह नहीं बची थी। मैंने उनसे दूर भागने के लिए हाथ पैर मारे, पर उन्होंने मुझे जोर से दबोच लिया। जियांग युन ने मुझे कसकर पकड़ते हुए कहा, भागना चाहते हो? फिर से कोई नई चाल सोच रहे हो वांग लिन को फंसाने की? अब तुम चुपचाप यहीं पड़े रहोगे। मैं और बाई दिली बारी बारी से तुम पर नजर रखेंगे। वांग लिन को छूने की भी हिम्मत मत करना। इस तरह उन्होंने मुझे वहीं कैद कर दिया, जबकि ली मुवान और वांग लिन अपनी अधूरी शादी पूरी करने चले गए। बाई दिली के घर में मेरी वो रात सदियों जैसी लंबी गुजरी।
वे दोनों बारी बारी से मेरे लिए खाना लाती रहीं, पर मैंने एक निवाला तक नहीं छुआ और न ही पानी की एक बूंद पी। मैंने तय कर लिया था कि अब ऐसे ही तिल तिल कर अपनी सांसें खत्म कर लूंगा। अगली सुबह बाई दिली ने घबराकर मुझे हिलाया। जियांग चेंग, जियांग चेंग, मेरी तरफ देखो। क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? मैंने खामोशी से अपनी बेजान आंखें उठाकर उसे देखा, पर मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। बाई दिली की त्योरियां चढ़ गईं और इतने सालों में पहली बार उसकी आंखों में पहली बार एक गहरा डर और घबराहट साफ दिखाई दी। उसे लगने लगा था कि इस बार जियांग चेंग सच में डिप्रेशन की आखिरी हद पर पहुंच चुका है। अगली सुबह मुझे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक के बाद एक कई गंभीर टेस्ट किए। आखिरकार वही रिपोर्ट आई। मुझे सीवियर डिप्रेशन था। एक वक्त था जब मैं पहले भी इस अंधेरे में डूब चुका था, पर उस दौर में मुझे स्माइलिंग डिप्रेशन था। मैं सबके सामने हमेशा हंसता खेलता और खुश मिजाज दिखने का ढोंग करता था। बाईदिली खुद मेरी डॉक्टर थी। वह यह सब अच्छे से जानती थी, लेकिन फिर भी वांग लिन के सिर्फ एक झूठे इल्जाम पर उसने मान लिया था कि मैं बीमारी का नाटक कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि वांग लिन ने कह दिया था कि मैंने उसके साथ बदतमीजी करवाई है। इस वक्त मैं अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। पूरे 8 घंटे बीत चुके थे। मैंने न तो एक दाना खाया था और न ही पानी की एक बूंद हलक से नीचे उतारी थी। जियांग यून जबरदस्ती दलिया लेकर आई और मुझे खिलाने की कोशिश करने लगी, पर मैंने बेजान हाथों से कटोरी को परे धकेल दिया। जियांग यून छिड़कर बोली, जियांग चेंग, मैं भी देखती हूं कि तुम अपनी यह जिद कब तक खींचते हो। उसके जाने के बाद बाई दिली कमरे में आई। वह बिल्कुल उसी पुराने अंदाज में जैसे हम पहली बार मिले थे, प्यार और नरमी से मुझे समझाने लगी। लेकिन मेरा दिल अब पूरी तरह बंजर और मुर्दा हो चुका था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, जियांग चेंग, क्या तुम्हें लगता है कि बच्चों जैसी ये जिद करके, वह तंज कसते हुए बोली, बच्चों जैसी ये जिद करके तुम हमें झुका लोगे? मैं तुम्हें साफ बता दूं, अगर तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब भी हो गए तो किसी को तुम्हारे जाने का कोई अफसोस नहीं होगा। मैं सच में अब और नहीं झेल सकता था। मैं बस मरना चाहता था। तुम सबकी इस जहरीली दुनिया से हमेशा के लिए भाग जाना चाहता था। तभी दरवाजा जोर से खुला और बाहर से चीखने की आवाज आई। ली मुवान गुस्से से तमतमाती हुई अंदर घुसी और चिल्लाई, जियांग छेंग, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं। क्या तुम अपनी जान देने की धमकी देकर मुझ पर दबाव बनाना चाहते हो? इतना कहते ही उसने मुझे बेरहमी से बिस्तर से नीचे घसीट लिया। अब भी इन सबको यही लग रहा था कि यह सब सिर्फ मेरा खोखला ड्रामा है और मुझ में सच में जान देने की हिम्मत नहीं है। पर काश इन्हें पता होता कि इस वक्त मौत ही मेरे लिए सबसे हसीन और सुकून भरी मंजिल बन चुकी थी। मैंने अपनी बची खुची पूरी ताकत लगाई, उसके चंगुल से खुद को छुड़ाया और लड़खड़ाते कदमों से खिड़की की तरफ भागा। मैं छलांग लगाने ही वाला था कि उसने मुझे पीछे से पूरी जान लगाकर खींच लिया। बाई दिली फौरन आगे बढ़ी और उसने बिना एक पल सोचे लिमुवान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह चीखी, जियांग चेंग, सच में बहुत बीमार है। ऐसे नाजुक मोड़ पर तुम उसे इस हद तक कैसे भड़का सकती हो? शायद लिमुवान के लिए यह बात पचा पाना बहुत मुश्किल था। उसके लिए यह यकीन करना वाकई मुश्किल था, क्योंकि जब मैं उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, तब मैं उसकी जिंदगी में धूप की तरह था। हर दिन बस उसे हंसाने और खुश रखने में गुजार देता था। उस दौर में वो एक जानलेवा बीमारी के दर्द से जूझ रही थी और पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं ही था जो साए की तरह उसके साथ खड़ा रहा, दर दर भटका और उसके लिए डोनर की तलाश करता रहा। जब कोई डोनर नहीं मिला तो मैंने सिस्टम में अपने कमाए हुए सारे पॉइंट्स दांव पर लगा दिए और उसके मैच का ऑर्गन हासिल किया। असल में वो मेरा ही ऑर्गन था। सिस्टम ने बस अपनी ताकत से उसे उसके शरीर के बिल्कुल अनुकूल बना दिया था। इस तरह मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जिंदगी बचाई थी। इसके बाद जियांग युन ने मुझे खींचकर दोबारा अस्पताल के बिस्तर पर लिटा दिया। कमरे में सन्नाटा था और मैं बस अपने इस असहनीय दर्द को खत्म करने का कोई रास्ता सोच रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और माँ घबराती हुई अंदर दौड़ी चली आईं। वे रोते हुए चिल्लाईं, आ छेंग, रुक जाओ। मेरे बच्चे, ये सब छोड़ दो। तुम ऐसा कदम नहीं उठा सकते।
अपनी माँ की खातिर रुक जाओ। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता था, इसलिए मैंने भारी मन से सिर हिला दिया। तभी जियांग यून भी कमरे में अंदर आ गई और तंज कसते हुए बोली, सिर्फ एक तरफा प्यार के लिए, सिर्फ एक रिश्ते, एक बीते हुए कल के लिए, क्या तुम अपना आज और आने वाला कल सब कुछ तबाह कर दोगे? उन सभी को छोड़ दोगे जिन्हें तुम्हारी फिक्र है? हम सबने कभी न कभी ऐसा कुछ चाहा है जो हमें नहीं मिल पाया, पर क्या जिंदगी फिर भी आगे नहीं बढ़ती? अगर तुम बीते हुए कल में ही अटके रहोगे तो सिर्फ खुद को ही तकलीफ दोगे। जियांग यून मुझे समझाती रही। मैं बस अपनी माँ की बातों में सिमट गया। उस पल की गर्माहट को जी भर के महसूस करना चाहता था। फिर मैंने बहाना बनाया कि मुझे अपनी पसंद का टोफू खाना है और उन्हें किसी तरह कमरे से बाहर भेज दिया। उनके जाते ही मैंने तेजी से कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और सीधा खिड़की के पास पहुंच गया। 3 मंजिल की ऊंचाई, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करने के लिए काफी थी। तभी दरवाजे के बाहर से घबराई हुई आवाज आई, आ चेंग, आ चेंग, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम इस दुनिया से चले गए तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? मैंने मन ही मन कहा, माँ के पास जियांग यून है, वह उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। कानों में सिर्फ तेज हवा की सनसनाहट थी और पीछे से आती सारी आवाजें कहीं खो गईं। फिर एक जोरदार झटके के साथ मुझे लगा जैसे मेरे पूरे शरीर की हड्डियां और मेरा सिर चकनाचूर हो गया हो। मेरी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा था और मेरी डूबती हुई चेतना के बीच मुझे बस चारों तरफ से लोगों की चीख पुकार और बदहवासी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। ठीक उसी वक्त ली मुवान वहां से गुजर रही थी। उसने जब मुझे लहूलुहान जमीन पर पड़ा देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह पागलों की तरह चीखती हुई मेरी तरफ दौड़ी। इससे पहले मुझे लगता था कि मर जाना बहुत आसान काम है, पर अब जाकर एहसास हुआ कि यह कितना दर्दनाक और भयानक होता है। मैं तीसरी मंजिल से नीचे तो कूद गया, लेकिन अफसोस, मेरी जान फिर भी नहीं निकली। इसके बदले मेरे दोनों पैर और पसलियां बुरी तरह टूट गईं। उन्होंने मुझे किसी मेंटल हेल्थ रिहैब सेंटर में भर्ती कराने की बात की ताकि मेरी काउंसलिंग कराई जा सके। बाई दिली ने भी इस बात पर हामी भर दी। उसे भी लगने लगा था कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जियांग यून मेरे पास आकर कड़वाहट से बोली, जियांग चेंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि खुद को नुकसान पहुंचाकर तुम हमें झुका लोगे? मैं तुम्हें फिर बता दूं, अगर तुम इस दुनिया से चले भी गए तो किसी को तुम्हारे जाने का कोई अफसोस नहीं होगा। इसके बाद के दिनों में वे सब बारी बारी से मेरे बिस्तर के पास पहरा देती रहीं। वे जबरदस्ती मुझे खाना खिलाती। मुझ में विरोध करने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैं बेबसी में खाना निगलता रहा और किसी जिंदा लाश की तरह दिन काटता रहा। जैसे जैसे मेरा शरीर थोड़ा संभलने लगा, मुझे समझ आ गया कि वे बहुत जल्द मुझे पागल खाने में बंद करने वाली। मुझे अच्छे से पता था कि उस जगह जाने से मैं बच नहीं पाऊंगा, और एक बार अगर मैं पागल खाने पहुंच गया तो अपनी जिंदगी को खत्म करने का ख्याल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े जियांग यून का हाथ कसकर पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगी, दीदी, मैं पागल नहीं हूं, हाथ जोड़ता हूं, मुझे उस जगह मत भेजो। उसने बेरुखी से मेरा हाथ झटक दिया और बोली, कोई भी पागल खुद को बीमार नहीं मानता, यह सब तुम्हारी ही भलाई के लिए है। उसकी यह बात मेरे ऊपर ठंडे पानी की तरह पड़ी और मुझे पूरी तरह होश में ले आई। इनके लिए मैं अपनी सोचने समझने की ताकत खो चुका एक ऐसा पागल था जिसका जबरदस्ती इलाज होना जरूरी था। आखिरकार उन्होंने मुझे महज कुछ गज के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। वह कमरा बिल्कुल खाली और भयानक था। रोजाना तय वक्त पर खाना देने वाली नर्स के अलावा वहां सिर्फ 4 दीवारें थीं जो मुझे घूरती रहती थीं। मैं अंदर से इस कदर टूट चुका था कि मौत की चाह किसी जंगली घास की तरह मेरे दिमाग में फैलती चली गई। मैंने बेबसी में सिस्टम से मदद मांगी, पर वहां से ठंडा जवाब आया, यह निर्देश पूरा नहीं हो सकता, आखिरी फैसला हमेशा आपके अपने हाथों में ही रहेगा। फिर उसी रात बाई दिली अचानक मेरे कमरे में आई। वो चुपके से, उसने बिना कोई आवाज किए नर्स को वहां से बाहर भेज दिया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। वो मेरे करीब आकर फुसफुसाई, जानते हो, तुम्हें यहां भेजने का प्लान मेरा ही था। सिर्फ इसी तरीके से तुम चुपचाप यहां सड़ सकते हो।
अब ये लाचारी का नाटक किसके लिए कर रहे हो? उस दुनिया में तुम्हारे पास सब कुछ था और यहां आकर भी तुम मेरे रास्ते का कांटा बन रहे थे। अपनी जीत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। मैं सन्न रह गया। इसे मेरी असली दुनिया के बारे में कैसे पता? क्या यह भी कोई टास्क प्लेयर है? मेरे चेहरे पर यह हैरानी देखकर वह जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, बिल्कुल सही समझे। मैं भी तुम्हारी तरह एक प्लेयर हूं और मेरे टारगेट भी वही थे जो तुम्हारे थे। असली दुनिया में हमारा एक्सीडेंट हुआ था। मैं अपनी जीत से बस एक कदम दूर थी। जैसे ही ली मुआन मुझसे कह देती कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, मेरा मिशन पूरा हो जाता और मैं जीत जाती। मैंने कांपते हुए पूछा, जब मैंने तुम्हारी इतनी मदद की थी तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो नफरत से गुर्रवाई। मुझे तुम्हारी किसी भीख की जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ तुम्हारी दया थी। हम दोनों बराबरी पर थे। मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कभी खुद से कम नहीं समझा था। वो बेरहमी से बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम हमेशा के लिए यहीं घुट घुट कर मरोगे और तड़पते रहोगे। वह सच में कामयाब हो गई थी और मैं एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर फंस चुका था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं बिल्कुल बेबस था और दिन रात उस तंग कमरे की चारदीवारी में घुटता रहता था। 3 दिन बाद की एक रात एक लड़की अचानक वहां आ पहुंची। उसने अंधेरे का फायदा उठाया, नर्स की नज़र बचाकर खिड़की के रास्ते अंदर आई और मुझे उस कैद खाने से बाहर निकाल लाई। वो मुझे अपनी गाड़ी तक ले गई। जैसे ही गाड़ी की लाइट जली, मैंने उसका चेहरा पहचाना। वह लियू रुयान थी। इस दुनिया में वो कॉलेज के दिनों में मेरी क्लासमेट रही थी और वो भी मेरी उन टारगेट में से एक थी जिसका दिल जीतने की मैंने पूरी कोशिश की थी, पर नाकाम रहा था। उसने नम आंखों से मुझसे कहा, माफ करना, मुझे बहुत देर से तुम्हारे हालात के बारे में पता चला। मैंने मन ही मन सोचा, शायद मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे इस तड़प को हमेशा के लिए खत्म करने का एक जरिया दे दिया था। इसके बाद वो मुझे उन सभी पलों को जीने ले गई जिनकी कभी मैंने मोहब्बत में सिर्फ कल्पना की थी। रात के सन्नाटे में दूर तक घूमना, उस आज़ादी को महसूस करना, ये कुछ पल इन पिछले 25 सालों में मेरे सबसे हसीन और सुकून भरे पल बन गए। लेकिन उसी दौरान मैंने चुपके से एक जहरीली दवा का इंतजाम कर लिया था। मैं इस पूरी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने की तैयारी कर चुका था। जब मैंने उससे जुदा होने का इरादा किया तो उसने मेरी खामोशी को भी बिना कुछ कहे समझ लिया। उसकी इस समझदारी ने मेरे दिल के दर्द का बांध तोड़ दिया। ये देखकर कि इस मतलबी दुनिया में भी कोई ऐसा था जो मुझे इतने करीब से जानता था, मैंने धीरे से उसे अपने गले लगा लिया। उसके जिस्म से आती देवदार की जानी पहचानी खुशबू ने मुझे बरसों पुरानी यादों में खींच लिया। इतने सालों बाद भी उसने वही परफ्यूम संभाल कर रखा था जो कभी मैंने उसे पसंद कराया था। मैंने दिल की गहराइयों से कहा, शुक्रिया रुयान। जिंदगी के इन आखिरी पलों में मेरा साथ देने वाली कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे इस नई शुरुआत के बाद मैं सिर्फ 1 महीने से जानता था। वो मुझे विशाल झूले, जाइंट व्हील पर ले गई, जहां से हमने दूर तक फैले तारों भरे आसमान को देखा। जब मैंने उस जहरीली शीशी का ढक्कन खोला तो उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसने मेरी आंखों में देखा, पर सीधे कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना बोली, काश वक्त का कोई ऐसा कोना होता जहां कहानी का असली हीरो तुम होते तो कितना अच्छा होता। मेरे होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। मैंने उस शीशी का जहर एक ही सांस में हलक से नीचे उतार लिया और उसकी बाहों में गिर पड़ा। उसके आंसू मेरे गालों पर टपक रहे थे। मैं उसकी मोहब्बत और उस तड़प को साफ महसूस कर सकता था। बस एक बात समझ नहीं आई कि बरसों पहले वह मुझसे दूर क्यों भागी थी। जैसे ही मेरी चेतना धुंधलाने लगी और सांसें थमने को हुईं, तभी सिस्टम की आवाज दिमाग में गूंजी, होस्ट, कोई है जो आपके जाने को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आप अभी इस दुनिया से रुखसत नहीं हो सकते। और जैसे ही मेरी चेतना लौटी, रोयान पहले ही मेरी दीदी जियांग युन को खबर कर चुकी थी। उसने आकर मेरे बेजान पड़े शरीर को देखा, जिसे रोयान ने अब भी कसकर अपनी बाहों में थाम रखा था। लंबे समय तक डिप्रेशन और दर्द झेलने की वजह से मेरा शरीर बिल्कुल सूख चुका था और चेहरे का रंग पूरी तरह उड़कर सफेद पड़ गया था।
जियांग युन कांपती आवाज में चीखी, मुझे बताओ, ये सब क्या है? इसे तो अस्पताल में होना चाहिए था ना। रोयान गुस्से से तमतमाकर बोली, तुम्हें ये पूछते हुए शर्म भी नहीं आती? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वो वहां किस हाल में जी रहा था? हर दिन किसी मुजरिम की तरह कैद था। तुमने तो उसकी जीने की बुनियादी इज्जत तक छीन ली थी। मैं हैरान था कि रोयान को मेरे पिछले कुछ दिनों की इतनी खबर कैसे थी। तब समझ आया कि वह इतने दिनों से चुपचाप मुझ पर नजर रखे हुए थी और मेरी फिक्र कर रही थी। जियांग यून चिल्लाई, मैंने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया था। ये कोई भलाई नहीं थी। तुम बस अपने तरीके से उसे तिल तिल कर मार रही थी। रोयान ने दो टूक जवाब दिया। दोनों के बीच की नफरत और गुस्सा भड़क उठा और बात हाथापाई तक पहुंच गई। काफी खींचतान के बाद मुझे वापस उसी पुराने जाने पहचाने घर लाया गया। जियांग युन मेरे बेजान जिस्म के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी और उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। पिछली बार जब मैंने चलो भाई लोगों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड तभी आएगा जब इस वीडियो पर कम से कम 20,000 व्यूज़ आ जाएंगे। रही बात इस सवाल की कि 1 घंटे का लंबा एपिसोड क्यों नहीं आ रहा, तो भाई मैं काफ़ी टाइम बाद लौटा हूँ। अगर मैंने 1 घंटे की लंबी वीडियो बना दी और उस पर सिर्फ 2,000 मैन लो 3,000 व्यूज़ आए, जैसा पिछली वीडियो में हुआ था, तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए अगला एपिसोड करीब आधे घंटे का होगा और उसी के साथ ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वादा रहा, इसके बाद जो हम बिल्कुल नई सीरीज़ शुरू करेंगे वो पहले ही दिन से 1-1 घंटे की होगी। तो बस फटाफट टारगेट पूरा कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर।